हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो आपकी डिमांड पर मैंने जो केवल अभ्यास हेतु नमूना प्रश्न पत्र दिया है जो हमारे एमपी बोर्ड ने दिया है हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा 2025 के लिए, तो उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उसमें क्या क्या क्वेश्चन दिए हैं, कैसे क्वेश्चन दिए, कैसे टाइप दिए हैं, क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं, इन सबको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे सारे आंसर्स को जानने की, है ना। पूरा डिटेल वीडियो ना होकर ये शॉर्ट में वीडियो मैं बना रहा हूं क्योंकि हमें कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा हम चीजों को कवर कर पाएंगे। स्पेशली हम एमसीक्यूज क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है वो ज्यादा कवर करेंगे। बड़े क्वेश्चन क्या है उनका शॉर्ट में हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आपको पता है टोटल क्वेश्चन कितने हैं, टोटल क्वेश्चन हमारे 20 है, प्रिंट पेजेस 9 है, टाइम कितना रहेगा 3 आवर्स और मैक्सिमम मार्क्स हमारे थ्योरी में कितने होंगे 70 होंगे। जैसा कि आपको पता है, आप आपने अभी क्वार्टरली एग्जामिनेशन दे चुके हैं, आपने हाफ ईयरली एग्जामिनेशन दे चुके हैं, प्री बोर्ड दे चुके हैं, तो इवन आपको इतना आइडिया लग गया है कि पेपर का पैटर्न कैसा है। अब ये जनरल इंस्ट्रक्शन का ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं तो ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन अगर हम इसको आगे जाए तो अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये आता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। क्या जाता है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला हम बात करते हैं इसमें पहला वाला क्वेश्चन जो दिया है, प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए विकल्प में से सही उत्तर चुनकर लिखिए, जिसको हम एमसीक्यू बोलते हैं, मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन इसमें दिया है बच्चों। देखिए पहले वाले क्वेश्चन को समझते हैं, फिर हम, वैसे तो मैंने यहां टिक लगा दिया है लेकिन फिर भी हम इसको समझते हैं। आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है। जैसे मान लीजिए यह आवेशित खोखला गोला है, ये क्या है, आवेशित खोखला गोला, तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है। तो आपको पता है कि यहां कुल आवेश क्या होता है, इनसाइड 0 होता है, और कुल आवेश 0 होता है, कुल विद्युत क्षेत्र भी क्या हो जाएगा बेटा, 0 होगा। लेकिन विद्युत विभव क्या होगा, विद्युत विभव यहां पर नियत होगा। क्या होगा, नियत होगा। लेकिन हमें किसके बारे में दिया गया है, हमें विद्युत क्षेत्र के बारे में पूछा गया है। तो किसी खोखले गोले के अंदर विद्युत विभव तो नियतांक होता है या नियत होता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, शून्य होता है। तो अभी विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो आंसर सही क्या आएगा हमारा, शून्य होगा। क्लियर है सभी को। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। धारा घनत्व का एसआई मात्रक क्या है। धारा घनत्व का एसआई मात्रक को समझने के लिए हम धारा घनत्व का सूत्र लिखेंगे। तो J इज इक्वल टू होता है I अपॉन ए, आई अपॉन ए, ये हमारा सूत्र होता है किसका, धारा घनत्व का। तो हम यहां से इसका एसआई मात्रक बना सकते हैं। धारा के लिए क्या होगा, एम्पियर, धारा के लिए क्या होगा, एम्पियर, और बटे क्षेत्रफल के लिए क्या होगा, मीटर स्क्वायर। क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो बताओ ऐसा कोई हमें दिख रहा है फॉर्मूला, मतलब सूत्र दिख रहा है या फिर इसका एसआई मात्रक दिख रहा है। तो कूलॉम प्रति मीटर ये तो है नहीं, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। देखिएगा ये एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर है, तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा बच्चों इसमें, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये क्या किसका आ जाएगा, धारा का एसआई घनत्व आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, सब ऑप्शन में जाते हैं। किस यंत्र में धारा मापी की कुंडली के साथ उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो आपको पता है जो अगर हम बात करते हैं, किसकी, अगर हम बात कर रहे हैं कि आपके पास धारा मापी है, धारा मापी है, और धारा मापी को आप क्या करना चाहते हैं, परिवर्तित करना चाहते हैं। धारा मापी को क्या करना चाहते हैं, परिवर्तित करना चाहते हैं। किसमें, आप चाहते हैं इसको वोल्ट मीटर में बदलना। तो आपको श्रेणी क्रम में क्या लगाना पड़ेगा, उच्च प्रतिरोध लगाना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि धारा मापी किसमें बदल जाए, किसमें बदल जाए, आप चाहते हैं वोल्ट मीटर में बदल जाए, तो उच्च प्रतिरोध को आपको कौन से क्रम में लगाना पड़ेगा, श्रेणी क्रम में। और अगर आप चाहते हैं कि जो धारा मापी है वो अमीटर बन जाए, तो शंट को आपको किसमें लगाना पड़ेगा, समांतर क्रम में। लेकिन यहां पर बात करें तो क्या लिखा है, उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा बेटा, वोल्ट मीटर। आगे बढ़ते हैं। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वाटहीन धारा होती है यदि परिपथ में हो। तो याद रखिए वाटहीन धारा का मतलब होता है उसकी जो औसत शक्ति है, औसत सामर्थ्य है किसी सर्किट की, वो क्या होनी चाहिए, शून्य होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें तो औसत शक्ति शून्य होती है एल सर्किट की या फिर सी सर्किट की, एल सर्किट की या सी सर्किट की। लेकिन आर सर्किट की
कुल जो या औसत ऊर्जा जो औसत शक्ति है वो शून्य नहीं होती है। तो अगर मैं ऑप्शन में देखूं तो केवल आर क्या तो होता ही नहीं है, आर एल भी नहीं होगा, आरसी भी नहीं होगा, तो केवल क्या आएगा इसमें एल, या केवल सी ऑप्शन हो तो केवल सी भी आप लिख सकते हैं। तो व्हाट इन धारा किस में होता है, केवल एल या केवल सी में। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तरंग सदिश को व्यक्त किया जाता है, तरंग सदिश को व्यक्त करने के लिए इसमें ऑप्शन में थोड़ी मिसप्रिंट हो गया है शायद, तो 2k ये होगा तरंग सदिश, तरंग सदिश k बराबर होता है 2 पाई बाय लेमडा, और यहां पर लेमडा क्या है, तरंगदैर्घ्य है जिसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। तो तीसरे का मतलब आपका ये वाले ई वाले ऑप्शन का क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला, फोर्थ में ये टी लिखा है लेकिन टी की जगह क्या होना चाहिए, लेमडा होना चाहिए। ठीक है, ये इसका राइट ऑप्शन होगा। अब लास्ट वाले ऑप्शन में जाते हैं। प्रकाश का रंग ज्ञात किया जाता है, प्रकाश का रंग ज्ञात करने के लिए हमें आवृत्ति की जरूरत पड़ती है। रंग को बताने वाला कौन सा होता है इसमें, आवृत्ति। तो इसमें राइट ऑप्शन हमारा कौन सा जाएगा, प्रकाश की आवृत्ति। ठीक है, प्रकाश की आवृत्ति, तो इसका राइट ऑप्शन आपको दिख ही रहा है, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। यही इंग्लिश में, अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बात करें तो फटाफट इसको भी, अब इंग्लिश वाला पेपर भी है तो इसको भी कर लेते हैं। तो इनसाइड कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी स्फेरिकल सेल के इनसाइड, दिस इज व्हाट 0, एंड SI यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इज व्हाट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, in which device a high resistance is joined in series with the coil of galvanometer, and this is what voltmeter. What is this, voltmeter? So you can take voltmeter. In an alternating current circuit, wattless current flows if it contains only L. Wave vector is expressed by 2 pi by lambda, k is equal to 2 pi by lambda. Now we are having फिलअप्स या रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इंग्लिश पहले हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए देख लेते हैं, फिर इंग्लिश वाले को भी हम देखेंगे इसमें क्या उसका मीनिंग है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करें तो कांच के अंदर वायु का बुलबुला किसके लेंस की भांति व्यवहार करता है, तो ये अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है बेटा, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। क्यों करता है, इसका कॉन्सेप्ट अगर आप समझें तो कांच से बना हुआ लेंस है और उसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है और वो रखा किसा है, लो अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखा है, इसलिए अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। एकल स्लिट द्वारा विवर्तन फ्रॉनहोफर विवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ब्रह्म द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है। रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कैसी होती है बच्चों, ऋणात्मक होती है। कुल ऊर्जा कैसी होती है, ऋणात्मक होता है। और ऋणात्मक होने से ही ये पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किससे बंधे हुए हैं, नाभिक से बंधे हुए हैं, और नाभिक के चारों ओर क्या लगा रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं। तो नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर परिक्रमा लगा रहे हैं, क्योंकि वहां पर एक बल लग रहा है जो कौन सा है, स्थिर विद्युत बल या कूलॉम का बल है, और वही कौन सा बल क्रिएट कर रहा है वहां पर, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इस पे जाऊं तो खालिस्तान प्रक्रिया में हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए, नाभिकीय विखंडन में भारी नाभिक टूटकर हल्के नाभिक बनाते हैं, और नाभिकीय संलयन क्रिया में हल्के नाभिक जुड़कर भारी नाभिक बनाते हैं। तो यहां पर बात क्या कर रहे हैं, नाभिकीय संलयन की बात कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है, प्रक्रिया में हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं, तो वो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है, नाभिकीय संलयन। फ वाले पॉइंट पर जाते हैं बेटा। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध अशुद्धि मिलाने पर क्या हो जाता है, आपको याद रखना है, अशुद्धि मिलाने पर मतलब डोपिंग करने पर उसकी चालकता बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, चालकता। लेकिन प्रतिरोधकता उसकी क्या हो जाती है, घट जाती है, क्योंकि आपको पता है चालकता और प्रतिरोधकता एक दूसरे के कैसे होते हैं, विपरीत होते हैं। तो यहां पर बात किसकी कर रहे हैं, ये प्रतिरोध की या प्रतिरोधकता की बात कर रहे हैं, तो प्रतिरोध उसका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और अगर कहे चालकता उसकी क्या हो जाएगी, तो बढ़ जाएगी। ये प्रतिरोधकता बोले, प्रतिरोध बोले तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, मतलब वो अशुद्धि मिलाने से उसकी चालकता बढ़ जाएगी। मतलब क्या कहे, कुचालकता या फिर उसका कहे प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आई होप ये भी समझ में आया होगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए देखें तो
एन एयर बबल इनसाइड द ग्लास बिहेव्स लाइक अ कॉनकेव लेंस। बच्चों कौन सा लेंस कहेंगे इसको? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस, ये कॉनकेव लेंस हो जाएगा आपका। दूसरा, द डिफ्रेक्शन फ्रॉम सिंगल स्लिट इज एग्जांपल ऑफ फ्रॉनहोफर। फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन हो जाएगा बच्चों। द रेस्ट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज व्हाट? दिस इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg हो जाएगा बच्चों, जो कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं हम जिसको। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट? नेगेटिव। व्हाट? नेगेटिव बच्चों, इसकी टोटल एनर्जी क्या होगी? नेगेटिव। नेगेटिव होगी टोटल एनर्जी, याद रखिए ना। In the process of Khalistan blank, the lighter nuclei together makes a heavy nucleus. You know this is what? Nuclear fusion. What is this? Nuclear fusion. कौन सी प्रोसेस में लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन होते हैं? So this process is what? Nuclear fusion. The resistance of semiconductor decreases. What will you write? Decreases. डिक्रीजेस। जब आप इंप्यूरिटीज ऐड करते हैं किसी सेमीकंडक्टर में तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? डिक्रीज होने लगता है, कम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा कौन से ऑप्शंस? ये हमारे ऑप्शंस हो गए हैं 2। एक तो हमारा मतलब 2 क्वेश्चंस हो गए। पहला कौन सा हो गया हमारा? एमसीक्यू, जिसको हम सही विकल्प कहते हैं, और दूसरा कौन सा हो गया है? रिक्त स्थान, जिसको हम फिलअप्स कहते हैं। अब तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं, ट्रू और फॉल्स, या सत्य और असत्य पर आ जाते हैं। तो ट्रू और फॉल्स को अगर हम देखें तो मेरे पास क्या ऑप्शन आता है, देखते हैं बच्चों। मेरे पास पहला क्वेश्चन है, इसमें गामा किरणों की भेदन क्षमता न्यूनतम होती है। नहीं, इसकी भेदन क्षमता अधिकतम होती है। बच्चों क्या होती है? अधिकतम होती है, क्योंकि इसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है, इसलिए इसकी भेदन क्षमता अधिक होती है। तो यहां पर ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। नहीं बच्चों, ये तभी सही होगी जब यहां पर आपका धनात्मक साइन लगेगा। हाँ, अगर धनात्मक लिखकर दे दिया तो ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, लेकिन अभी जबकि यहां पर क्या लिखा है? -13.6, तो ये माइनस इसकी आयनन ऊर्जा नहीं होती है। तो अभी के लिए भी ये वाले क्वेश्चन के लिए क्या है? रॉन्ग है। तीसरे में जाते हैं, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए क्षारीय धातु प्रयुक्त की जाती है। हाँ, क्षारीय धातु ही प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, अगर इसको समझना है तो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले टॉपिक को समझेंगे, लेकिन अभी के लिए ये क्या है? ट्रू है। आगे बढ़ते हैं। व्यतिकरण फ्रिंजेस समदूरस्थ होती है। व्यतिकरण की जो फ्रिंजे, आपने ग्राफ देखा होगा, ये देखिए ग्राफ, इस टाइप का ग्राफ हम बनाते हैं व्यतिकरण का। जब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बनते हैं तो ये इस टाइप की होती, क्या सबकी दूरी एक समान होती है? हाँ होती है। तो हम इसको क्या कहेंगे? सही है। देखिए समदूरस्थ दिख रही है, जितनी ये दूरी है उतनी ये दूरी है, उतनी दूरी है, तो ये क्या कहेंगे? हाँ सही है, मतलब ट्रू है। जब एक लेंस को द्रव में डुबोया जाता है तो उसकी क्षमता बढ़ जाती है। नहीं बच्चों, जब किसी लेंस को द्रव में डुबाते हैं तो उसकी फोकस दूरी बढ़ती है, ना कि क्षमता बढ़ती है। क्षमता तो कम होती है। तो इसलिए हमारे लिए अभी के लिए ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग। अगर वो बोलते हैं फोकस दूरी बढ़ जाती है तो आप क्या कहेंगे? हाँ सही है। लेकिन क्षमता बढ़ाने का बोलेंगे तो गलत है। तो अभी इन्होंने किसकी बात की थी? लेंस की क्षमता की बोली, तो हम क्या कहेंगे? रॉन्ग है। इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी? आगे बढ़ते हैं। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी समझ लेते हैं। ट्रू एंड फॉल्स। The penetrating power of gamma rays is least? No, it's wrong. What is this? It's wrong. The ionization energy of hydrogen atom is -13.6. It's wrong. What is the ionization power, ionization energy of hydrogen atom? This is +13.6, +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो प्लस में होगी तब होगा, लेकिन यहां पर माइनस में बोल रहे हैं, तो इसलिए ये रॉन्ग है। द alkyl metals are used for photoelectric effect या photoelectric emission? Yes, right. Interference fringes are equidistant? Yes, okay. Now when a lens is immersed into a liquid, its power is increased? Wrong. Its power decreases but focal length increases. Okay, now we have to come on. अब हमें क्या देखना है? सही जोड़ियां मिलाना है बच्चों। क्या बनाना है? सही जोड़ियां।
ठीक है। जैसे खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता अगर मैं देखूं तो -FO/Fe, ये फाइनल एक्सप्रेशन हमने देखा है। दूसरा हमने देखा सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, ये होता है 1 + D/Fe। चाहे तो यहाँ पर F क्या लिख सकते हैं, E लिख सकते हैं, यहाँ पर FE लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता -VO/UO 1 + D/UE लिख सकते हैं, या Fe भी हो सकता है यहाँ पर। और चालक की ऊर्जा घनत्व क्या होगा, चालक का ऊर्जा घनत्व ½ ε0E² होता है। चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, ½ CV² होता है। चालक मतलब आप चाहे तो इसको संधारित्र भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसको, संधारित्र भी कह सकते हैं। विद्युत फ्लक्स का मान तो आपको पता है EDS cos थीटा होता है बच्चों, ये हो गया। चलिए अब इंग्लिश वाले बच्चों के लिए समझते हैं, कॉलम ए एंड कॉलम बी। देखो बच्चों, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिक टेलीस्कोप, सो यू नो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ astronomical telescope is nothing but -FO/Fe. This is the focal length of the objective lens, and this is the focal length of eyepiece. So -FO/Fe. Now second is what, magnifying power of simple microscope. Magnifying power of simple microscope is 1 + D/Fe, 1 + D/Fe, है ना। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज -VO/UO इन ब्रैकेट 1 + D/UE, या Fe भी लिख सकते हैं वहां पर। एनर्जी डेंसिटी ऑफ कंडक्टर ½ ε0E², यहां पर एप्सिलॉन आपको पता है, E भी पता है, एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर या एनर्जी स्टोर्ड इन कंडक्टर, वही है ½ CV²। नाउ लास्ट इज व्हाट, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सो यू नो दिस वेरी वेल, EDS cos थीटा, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ओके, नाउ वी हैव टू कम ऑन वन वर्ड। प्रश्न नंबर 5 पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या बोल रहा है, प्रश्न नंबर 5 हमारा बोल रहा है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। किसमें देना है हमें, एक वाक्य में उत्तर देना है। तो देखिए, किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति -0.5 है, यह कैसा पदार्थ है, तो 3 प्रकार के पदार्थ हम पढ़ते हैं, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय। तो यहां पर नेगेटिव है, काई का मान क्या है, यहां पर काई का मान यहां पर है ऋणात्मक, काई का मान यहां पर क्या है, ऋणात्मक। और काई का मान ऋणात्मक होने का मतलब है सीधा सीधा कि ये कौन सा है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। कौन सा है बेटा, ये प्रति चुंबकीय पदार्थ है। ये इसकी क्या है, ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो क्या है, ऋणात्मक हो। अगर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऋणात्मक होती है तो वो पदार्थ कौन सा होता है, प्रति चुंबकीय। स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक, बेटा स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक होता है हेनरी। क्या होता है, हेनरी। 1 हेनरी भी अगर डिफाइन करना जाए तो आप बना सकते हो, तो एल इज इक्वल टू आपको पता है π/I, π/I। यहां से भी आप बना सकते हैं, अदरवाइज आप तो डायरेक्ट साइंटिस्ट के नेम पर लिख सकते हैं, हेनरी। प्रेरण प्रतिघात एवं कोणीय आवृत्ति का संबंध लिखिए। प्रेरण प्रतिघात को हम XL बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, XL। और कोणीय आवृत्ति होती है ओमेगा, और यहां पर आ जाएगा L। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इनके बीच में संबंध क्या है, तो प्रेरण प्रतिघात XL हो गया और कोणीय आवृत्ति ओमेगा हो गया। तो क्या हो गया, XL इज इक्वल टू ओमेगा L, ये संबंध आ गया। अगर वो संधारित्र प्रतिघात की बात करते तो XC इज इक्वल टू 1/ωc होता बच्चों, लेकिन उन्होंने बात संधारित्र की बात नहीं की है, तो इसको अभी हम सिर्फ समझाने के लिए मैंने बता दिया। बट अभी हमारे लिए आंसर क्या होगा, ओमेगा इंटू एल। यहाँ ओमेगा क्या है, कोणीय आवृत्ति, और एल क्या है, स्वप्रेरकत्व, राइट। आगे बढ़ते हैं। धारा के वर्ग माध्य मूल, आरएमएस मान एवं शिखर मान में क्या संबंध है, तो बच्चों बहुत सिंपल सा संबंध है, IRMS बराबर होता है I0/√2। मतलब उसका जो शिखर मान है वो कितना होता है, IRMS के 1/√2 टाइम्स होता है, मतलब 1/√2 गुना होता है। और इसी को अगर आप चाहें तो इतना लिखेंगे तब भी चलेगा। यहां पर ये याद रखिए, ये क्या है, शिखर मान, और ये क्या है, IRMS मान, मतलब रूट मीन स्क्वायर मान, वर्ग माध्य मूल मान। इसी को आप चाहे तो 0
0.707 आई नॉट भी लिख सकते हैं बच्चों, ये दोनों का मतलब है। देखो 1/√2 का मान होता है 0.707 और आई नॉट का तो गुणा कर दिया उसको। आगे बढ़ते हैं, विकिरण की कण प्रकृति को प्रदर्शित करने वाली परिघटनाओं के नाम लिखिए। तो यह है प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या है ये? प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या लिखेंगे बच्चों इसको? प्रकाश विद्युत प्रभाव, है ना? प्रकाश विद्युत प्रभाव। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी आप देख लें, इसको शॉर्ट में समझा देते हैं। देखिए, राइट द आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इज नेगेटिव, विच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर? इट इज डायमैग्नेटिक। व्हाट इज दिस? डायमैग्नेटिक मटेरियल। विच मटेरियल? डायमैग्नेटिक। हियर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। चल रहा है, हाँ। Diamagnetic substance. Is this clear? Write the SI unit of self-inductance. SI unit of self-inductance is what? Henry. What is this? Henry. You can write capital H, or I think you should write H-E-N-E-R-Y. Henry. What is this? Henry. Now what is this? What is next one? Write the relation between the inductive reactance and angular frequency. So what is inductive reactance? It is denoted by XL, and which is equal to omega into L, where XL is what? Inductive reactance, and omega is angular frequency, and L is what? Self inductance. Next, write the relation between root mean square value and peak value of current. You know root mean is square value IRMS, which is equal to peak value upon √2, peak value upon √2. This is the relation between, and what is I naught? I naught is here peak value, और IRMS, what is IRMS? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, या इफेक्टिव करंट भी कह सकते हैं इसको, IRMS को। State the name of phenomenon which shows the particle nature of the radiation. This is what? Photo इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जगह फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन भी लिखते हैं, देन ओके, राइट? प्रकाश विद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब यहां से हमारे हर एक क्वेश्चन में और स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 से हमें क्या मिलने लगते हैं? और। तो मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगा कि आपको जो बेस्ट लगे और में से उसको अटेम्प्ट कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। दोनों क्वेश्चन को अच्छे से देखो कि भाई पहले में दोनों ऊपर वाला ज्यादा अच्छे से आ रहा है या और वाला आ रहा है। कोशिश मैं यहां करूंगा कि मैं आपको दोनों के आंसर बताऊं, है ना? तो किसी विलगित चालक को धनावेशित करने पर उसका द्रव्यमान कम हो जाता है, क्यों? तो बच्चों इसका एक सिंपल सा मैं आपको बात बताता हूं कि जब आप किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। किसका ट्रांसफर होता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, और हर एक इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ना कुछ मास होता है। जो मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻³ kg। तो 100 मेनी इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसफर। इसमें क्या होगा? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो मास भी क्या होगा? ट्रांसफर होगा, और मास ट्रांसफर होगा तो इसमें जब नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो ऑटोमेटिकली वो बॉडी कैसी होती जाएगी? पॉजिटिव चार्ज होती जाएगी। जैसे अगर मैं थोड़ा सा डायग्राम से अगर बताऊं कि ये बॉडी है, ये एक बॉडी है, मान लीजिए बॉडी है, इसके पास धन भी उतने ही है, धन भी उतने ही है और ऋण भी उतने ही है, ठीक है? लेकिन जब आप इसको क्या करते हैं, किसी भी मेथड से, मान लीजिए आप रबिंग मेथड से या घर्षण विधि से आप इसको क्या करना चाह रहे हैं? इसको आवेशित करना चाहते हैं। अभी ये कैसी है? अभी ये उदासीन है, क्योंकि जितने धनात्मक है उतने ही ऋणात्मक है। लेकिन आपने इसको आवेशित किए, मान लीजिए इसके पास 10 धन वाले थे, मतलब प्रोटॉन थे, और 10 ही क्या थे? इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन दोनों को अगर हमने जोड़कर देखा तो क्या हो गया? शून्य हो गया आवेश। लेकिन अगर जब आप इसको रब करके इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए -5 इलेक्ट्रॉन आपने यहां दे दिए, कितने दे दिए? मतलब 5 इलेक्ट्रॉन दिए, इलेक्ट्रॉन के पास आवेश कैसा होता है? ऋणात्मक। तो यहां पर बताओ 10 ये थे, अब इसमें बचे कितने इलेक्ट्रॉन? तो 5 बचे। तो ओवरऑल बताओ कितना आंसर बचा? तो 10 में से 5 गए 5,
और कौन सा वाला बचा, प्लस का 5 बचा। तो बताइए जब इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु को धनावेशित करते हैं तो द्रव्यमान कम होगा या नहीं होगा, होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाले ट्रांसफर हो जाएंगे उस बॉडी से। क्लियर हुआ, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। इसका और समझते हैं, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती, इसका कारण देना पड़ेगा हमें। तो हम बोलते हैं, हम यहां पर एक कंडीशन ये लेकर देते हैं कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, फिर हम इसको गलत बताएंगे कि ऐसा नहीं है। तो हमने मान लिया कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, एक को हमने बोल दिया E1 और एक को बोल दिया E2, और ये किसी बिंदु A पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। लेकिन हमें एक चीज पता है, एक प्रॉपर्टी पता है विद्युत क्षेत्र रेखाओं की, कि किसी पॉइंट पर अगर हम इसका क्या टेंजेंट ड्रॉ करें, स्पर्श रेखा या स्पर्श जया अगर हम क्या करें ड्रॉ करें, तो वो उसकी विद्युत बल रेखाओं की क्या करेगा, डायरेक्शन देगा। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, दो डायरेक्शन दे रहे हैं। जब हम एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो ए पॉइंट इंटरसेक्शन था, इस पर जब हमने दो टेंजेंट अलग अलग दिए, तो वो एक बोल रहा है कि विद्युत बल रेखा इधर जा रहा है, एक बोल रहा है विद्युत बल रेखा इधर जा रहा है, जो कि संभव नहीं है। तो ये हमारा एक वैलिड आंसर हो जाएगा कि हम कह सकते हैं कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है, क्योंकि एक टेंजेंट ही कुल विद्युत बल रेखाओं की दिशा बताता है, लेकिन यहां पर दो दिशाएं बता रहा है। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो हमने बता दिया है। आई होप 6th के दोनों क्वेश्चन समझ में आए हों। ठीक है, अभी मुझे लग रहा है कि इस वीडियो में पूरा कंप्लीट ना करके हम क्या करते हैं, एमसीक्यूज कर लेते हैं, फिलअप्स कर लेते हैं, मैजिक कॉलम कर लेते हैं, ट्रू फॉल्स कर लेते हैं, और ये 6 मतलब जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है वो कर लेते हैं बेटा। 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, ताकि आप एक ही बार में कंफ्यूजन ना हो। नहीं तो बहुत सारे, क्योंकि मैं सारे इसके डिटेल में आंसर नहीं बता पा रहा हूं, क्योंकि ये पीडीएफ फॉर्म है और मुझे थोड़ा लिखने में यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि क्या पूछा है। अब अगर मैं 7 नंबर क्वेश्चन में जाऊं, कौन से नंबर पे जाऊं, 7 नंबर क्वेश्चन में जाऊं, तो 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत प्रतिरोध एवं विशिष्ट प्रतिरोध में कोई दो अंतर बताइए। भाई सबसे सिंपल सा अंतर तो एक बताओ कि विद्युत प्रतिरोध जो होता है उसके एसआई मात्रक ओम होता है, और विशिष्ट प्रतिरोध होता है इसका एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। ठीक है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट आप एक चीज बताओ कि जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो सिर्फ चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है, वो लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, लेकिन प्रतिरोध चालक की लंबाई पर भी निर्भर करेगा और उसके क्षेत्रफल पर भी निर्भर करेगा। आई होप इतना समझ में आया होगा। ओके, दो अंतर पूछा तो सिर्फ दो ही बता रहा हूं मैं, आप कोशिश ये करें इनके 3 से 4 अंतर आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा लिखिए, इसका एसआई मात्रक और बीमीय सूत्र भी लिखिए। अरे भाई आंतरिक प्रतिरोध हो या प्रतिरोध हो, एसआई मात्रक और बीमीय सूत्र में कोई चेंज नहीं आएगा। तो एसआई मात्रक प्रतिरोध का वही होगा, आंतरिक प्रतिरोध का वही होगा, ओम। क्या होगा, ओम। तो ओम ही एसआई मात्रक होगा, और अब उसका बीमीय सूत्र अगर चाहे तो आप बना लेते हैं, तो वही ओम के नियम से हम बना सकते हैं, या किसी भी एक कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं, याद हो तो वो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। लेकिन आंतरिक प्रतिरोध क्या है, तो हमें पता है जब हम कोई प्राथमिक सेल बनाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। क्या लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट सेल के अंदर करंट को फ्लो होने से क्या करता है, रेजिस्टेंस करता है, और वही उसका क्या कहलाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस या आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। लेकिन इसका एसआई मात्रक की बात करें तो एसआई मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, इसका एसआई मात्रक हो जाएगा ओम। एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, ओम। और इसका विमीय सूत्र बनाते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला बनाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए डायमेंशनल फॉर्मूला हम बना सकते हैं। आर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, वी अपॉन आई। आर इज इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आई, और बी अपॉन आई है तो वी क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू अपॉन क्यू, और यहां पर क्या चल रहा है, आई तो चल ही रहा है, तो डब्ल्यू के लिए आपको पता है, डब्ल्यू के लिए हम क्या है, डब्ल्यू मतलब कार्य, और कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है, m1 L2 T माइनस 2। ये किसका हो गया बच्चों, ये हो गया कार्य का। लेकिन यहां पर ये आवेश है, आवेश का क्या होता है, ए टी होता है आवेश का, और ये धारा का क्या होगा, ए। तो ए और ए कितना हो गया, ए स्क्वायर। इसको अरेंज करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, एम की पावर तो 1 है, एल की पावर 2 है, टी की पावर -3 हो जाएगी, -2 ये और 1 ये, तो ऊपर जाएगी तो माइनस एक ऐड हो जाएगा, इसमें -3 हो जाएगा, और ए ऊपर जाएगा तो a-2, a-2।
तो ये किसका विमीय सूत्र आ गया? ये प्रतिरोध का आ गया, चाहे वो आंतरिक हो चाहे आर हो। यस और नो, जिसको बाह्य प्रतिरोध भी कह सकते हैं। और परिभाषा मैंने आपको शॉर्ट में बता ही दिया है। देखिए अब इसके 8वें नंबर क्वेश्चन में दोनों में न्यूमेरिकल दिए है आपको। तो न्यूमेरिकल वैसे तो मैंने ये शॉर्ट वीडियो जो बनाए हैं उसमें न्यूमेरिकल कर दिए हैं, यही के यही क्वेश्चन थे लगभग, है ना। नंबर चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर नंबर चेंज भी हो जाए कॉन्सेप्ट वही है। फिर भी एक बार हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। अरे बच्चों इसमें देखो बहुत सिंपल सा है। एक ये तार दिया है, ये तार है, एक सीधा तार है, इसमें धारा बह रही है और धारा का मान कितना है बच्चों? वो बोल रहे हैं 35 एम्पियर। कितना है? 35 एम्पियर। और वो बोल रहे हैं यहां से कुछ दूरी पर आप एक बिंदु पी ले लो। एक बिंदु क्या ले लिया आपने? पी। और यहां पर उसकी डिस्टेंस कितनी है? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर मतलब कितना होता है? 0.2 मीटर। 20 सेंटीमीटर मतलब क्या है? 20/100। 20/100 मतलब 2/10। 2/10 मतलब 0.2 मीटर। तो आपको पता है सूत्र डायरेक्ट हमारे पास है, B इज इक्वल टू म्यू एन। अगर नंबर ऑफ टर्न्स होते तो एन लिखते, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स इसमें दिए नहीं तो हम मान के चल रहे हैं एक ही है, और ये आ जाएगा 2πr। बच्चों अब आपको क्या करना है? म्यू नॉट का मान आपको पता है 4π इंटू 10⁻⁷। आई आपको 35 एम्पियर दिया हुआ है। 2 की जगह 2 लिखेंगे, पाई की जगह पाई लिखेंगे, आर की जगह आप 0.2 रखेंगे, या फिर जो भी कैंसिल हो रहा है आपको, आई थिंक इतना कैलकुलेशन वाला पार्ट आप कर लेंगे। मैंने जो बेसिक थिंग थी वो आपको बता दी है ना। नाउ सेकेंड थिंग इज व्हाट, इसका और वाला क्वेश्चन भी वैसा ही है ना। कोशिश कीजिएगा इसको करने की, मैं आप पर छोड़ता हूं ये, है ना। अगर नहीं आएगा तो फिर मैं कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तो मैं बता दूंगा कि भाई इसका आंसर क्या है ना। नियर अबाउट वही है कॉन्सेप्ट इसका। व्योम खींचे क्षैतिज बिजली के तार में 90 एम्पियर विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। तार के 1 पॉइंट नीचे विद्युत, वही का वही क्वेश्चन है। थोड़ा सा इन्होंने क्या कर दिया, उसको जो वर्टिकल कंडक्टर था उसको क्या कर दिया, हॉरिजॉन्टल कर दिया। ऐसा खड़े हुए कंडक्टर को उन्होंने लेटा दिया और नीचे निकालना, बात तो वही हो गई। धारा का मान चेंज कर दिया, 35 की जगह 90 कर दिया, और वही सूत्र क्या आ जाएगा? B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। वही का वही फॉर्मूला, वही कॉन्सेप्ट है, वैल्यू चेंज हुई है। ऐसे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी आई थिंक कर पाएंगे, है ना। इंग्लिश में क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वही है ना, कोई ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन नंबर 9 आया है, संधारित्र धारा को रोकता है जबकि उच्च आवृत्ति की प्रत्येक धारा को गुजरने देता है। कारण यह है बेटा, आपको पता है संधारित्र का प्रतिघात जो होता है, या धारिता प्रतिघात जिसको हम कहते हैं 1/ωc, और 1/ωc को आप क्या लिख सकते हैं? 1/2π न्यू। न्यू, या आप इसको एफ भी लिख सकते हैं, न्यू, या इसको क्या लिख सकते हैं? एफ लिख सकते हैं। तो दिष्ट धारा में आपको पता होना चाहिए, दिष्ट धारा में आवृत्ति क्या होती है? शून्य होती है। और आवृत्ति शून्य होती है तो इसका संधारिता प्रतिघात क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। अगर किसी भी डिवाइस में अगर प्रतिघात क्या हो जाए? अनंत हो जाए, तो धारा जा सकती है क्या? नहीं जा सकती है। इसलिए वो दिष्ट धारा को क्या कर देता है? रोक देता है। कौन रोकता है? संधारित्र दिष्ट धारा को नहीं जाने देता है, क्योंकि किसका धारिता प्रतिघात क्या हो जाता है? अनंत हो जाता है। धारिता प्रतिघात क्या हो जाता है? अनंत हो जाता है। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए बोले तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी इज व्हाट? 0। दैट्स व्हाई द कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर बिकम्स इनफाइनाइट। इफ इट इज इनफाइनाइट देन इट विल नॉट अलाउ टू फ्लो डायरेक्ट करंट। इज दिस क्लियर? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन आता है हमारा। प्रत्यावर्ती धारा चुंबकीय एवं रासायनिक प्रभाव प्रदर्शित नहीं करती है। भाई रासायनिक और कौन सा बता रहे हैं? रासायनिक और चुंबकीय प्रभाव करने के लिए आपको कंटिन्यूअसली धारा को बहना चाहिए। और आपको पता है अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? हर एक केस में अपना परिमाण चेंज करता है। जब ये ऊपर की जाता है तो परिमाण बढ़ाते 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 यहां जाएगा तो अधिकतम कर देगा, फिर नीचे नीचे जाते जाते कम करते 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 शून्य कर देगा, फिर ये दूसरी डायरेक्शन में बढ़ाते 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 अधिकतम कर देगा, फिर से ये क्या कर देगा? जीरो कर देगा। तो ऐसे में रासायनिक और ये प्रभाव दर्शाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन डीसी धारा में जो डीसी होती है, डीसी डायरेक्ट करंट जो होता है उसमें कंटिन्यू एक जैसा रहता है। धारा कैसी होती है? परिमाण उसका एक जैसा होता है, इसलिए वो प्रभाव डीसी में होता है और एसी में नहीं होता है। कारण सिंपल सी बात करूं तो परिमाण का बार बार
बदलना, इसके कारण प्रत्यावर्ती धारा में पॉसिबल नहीं है। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। 10वें नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। सबसे कम आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम एवं उपयोग लिखिए। सबसे कम आवृत्ति, सबसे कम आवृत्ति होती है रेडियो तरंग की बेटा। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य और सबसे कम आवृत्ति तो रेडियो तरंग जो होती है। तो भाई इसका अगर आपसे बोले उपयोग, तो मुझे लग रहा है आज के समय में हर एक स्टूडेंट, हर एक पेरेंट्स मोबाइल का यूज कर रहा है। तो मोबाइल में, टीवी में कौन सी तरंग का उपयोग हो रहा है? तो वो होता है रेडियो तरंग का बेटा, है ना। कम्युनिकेशन में, संचार में किसका यूज होगा? रेडियो तरंग का, है ना। अथवा वाला लिखा है विस्थापन धारा का परिभाषा लिखिए, इसका सूत्र भी लिखिए। भाई विस्थापन धारा क्या होती है? किसी जो संधारित्र के अंदर विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन, समय के साथ में परिवर्तन की दर को ही क्या बोला है? विस्थापन धारा बोला है। अगर इसके सूत्र की बात करें तो सूत्र हमारे पास इसका क्या आ जाएगा? बताइए सूत्र, अगर आप बता सकते हैं तो आप बता सकते हैं, लिख लीजिएगा तब तक। तो इसका सूत्र होता है आईडी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। क्या हो जाएगा इसका सूत्र? आईडी, डी फॉर डिस्प्लेसमेंट, इज इक्वल टू एप्सिलॉन डी फाई ई अपॉन डी टी। यहां पर इसको हम कैसे पढ़ेंगे? तो इसको हम पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और एप्सिलॉन नॉट आपको पता ही है। तो ये इसका सूत्र होगा। किसका होगा ये? किसका होगा ये? विस्थापन धारा या डिस्प्लेसमेंट करंट। नाउ हाउ वुड यू डिफाइन इन इंग्लिश? अगर इंग्लिश माध्यम वाले बच्चे अगर इस वीडियो को देखेंगे तो वो कैसे डिफाइन करेंगे? सो यू विल डिफाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ओके, इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट करंट इंक्लूडिंग एप्सिलॉन नॉट, मल्टीप्लाई होना चाहिए आपका। एंड हाउ वुड यू राइट द फॉर्मूला? सो फॉर्मूला इज व्हाट? id is equal to epsilon naught d phi e upon dt, where phi is what? Electric flux। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन परमाणु केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, किंतु उसके उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में कई रेखाएं होती है। तो देखिए, जब वो इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जाता है, तो उच्च से निम्न में जाता है, तो वो हर एक केस में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होता है। तो ये इसके कारण पॉसिबल है। इसका थोड़ा एक्यूरेट आंसर के लिए आप थोड़ा सा बुक में इसको पढ़ना जरूर। क्या पढ़ना पड़ेगा आपको? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तब आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। तो इसका मैं पूरा डिटेल में ना बताकर शॉर्ट में आपको एडवाइस दे रहा हूं कि इसके बारे में क्या, किसमें पढ़ना है आपको? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाले टॉपिक में पढ़ना, उसमें सारा कॉन्सेप्ट दिया होगा। नाभिक के संलयन अभी तक एक प्रायोगिक तथा नियंत्रित ऊर्जा स्रोत के रूप में क्यों प्रयुक्त नहीं है? भाई इसको करवाने के लिए बहुत उच्च ताप की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? बहुत हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। और अगर मुझे थोड़ा एग्जैक्ट नंबर तो नहीं आ रहा है, बट नियर अबाउट 20,000 डिग्री सेल्सियस ये इतना टेम्परेचर, तो इतना टेम्परेचर हम प्रैक्टिकली रूप में अर्थ सरफेस पर बनाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए जितने भी स्टार्स में जो एनर्जी जनरेशन होता है वो किस प्रोसेस से होता है? नाभिकीय संलयन की प्रोसेस से। तो इसलिए प्रैक्टिकली अभी पॉसिबल नहीं है। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। 2 मार्क्स के तक ही हम ये वीडियो को सीमित रखेंगे। बाकी 3 मार्क्स 4 मार्क्स के जो नेक्स्ट है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कर देंगे, अगर आपको ऐसा लगे तो। लास्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं। नेज या निज एवं बाह्य अशुद्ध अर्धचालक में कोई, तो नेज या निज जो कहते हैं वो उसको हम प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं, और एक होता है इम्प्योर सेमीकंडक्टर, मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो प्योर सेमीकंडक्टर में किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं होती है, प्योर होते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें तो जर्मेनियम और सिलिकॉन किसके उदाहरण है? नेज अर्धचालक के। और बाह्य अर्धचालक की बात करें तो जिसमें हम इंप्यूरिटीज मिला देते हैं, अशुद्धियां मिला देते हैं, वो कैसे हो जाते हैं? बाह्य अर्धचालक। और उदाहरण की बात करें तो हमारे पास बाह्य अर्धचालक में क्या है? पी प्रकार का अर्धचालक और एन प्रकार का अर्धचालक, ये क्या है? बाह्य अर्धचालक। तो आई होप 2 अंतर, वैसे तो मैंने इसके वीडियो बनाए हैं, 4-4 अंतर भी लिखे हैं, ठीक है, लेकिन अभी 2 पूछे हैं तो 2। ठीक है बच्चों, ये हमने बात कर ली है। हाँ, ये देखो पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धचालकों में अंतर। तो पी प्रकार के और एन प्रकार के अर्धचालकों में अंतर ये कई बार पूछा गया है, तो आप इसको जरूर सिंसियरली, मैं तो एक एडवाइस करूंगा भाई, आपका जो लास्ट चैप्टर है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, लास्ट चैप्टर नंबर जो 14 है, इसके पूरे टॉपिक्स कर लो। ये छोटा सा चैप्टर है, लेकिन ये आपके लिए बहुत वैल्यूएबल चैप्टर है। इसमें 7 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना। अब वो अंतर पूछे
आपको दिष्टिकरण पूछे, दिष्टकारी पूछे, कुछ भी पूछे, लेकिन आपको इसमें ये चैप्टर को किसी भी कंडीशन में छोड़ना नहीं है। अगर आपको इस टॉपिक से कोई रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज मेरे इसमें कुछ वीडियो भी है जो उस चैप्टर को ही स्पेशली मैंने फोकस किया है। ठीक है, आई होप ये 2 मार्क्स तक के क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।